एवरीवन हैज जॉइंड? नहीं, रितेश नहीं है, एकम भी नहीं है। कामिरकर जी भी नहीं है। ठीक है, रितेश, एकम और कामिरकर जी के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मनाली है, सूर्या, आशीष, धर्मेंद्र, अमित। ठीक। बाकी एक अमेरिकन भी विकेट है। रितेश, एकम भी नहीं है। एकम है? नहीं, एकम भी नहीं है। कामिरकर जी नहीं भी। है। ठीक है, रितेश ज्वाइन कर रहा है। अमेरिकन सर ज्वाइन कर रहे हैं सर, मैंने उनको बोला था। एकम केवल नहीं, एकम ट्राई कर रहा है, उसका ज्वाइन हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एंटरिंग लिविंग, वैसे हो रहा है। इसको थोड़ा लग नहीं रहा है। ठीक है, सो अमित, कामेरकर जी, आशीष, धर्मेंद्र, मनीष, मनाली, रितेश, सूर्या, एकम फिर डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, एकम भी है। सब है? ओके, कूल, लेट अस स्टार्ट। राइट, सो हम ये बात कर रहे थे कि जो बॉडी ऑफ द स्टील में जो इम्प्योरिटीज हैं, क्या वो कास्टिंग के दौरान निकल सकती है? तो द आंसर इज नहीं निकल सकती, क्योंकि ये स्टील ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा होता है और उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज भी स्टील के साथ ही बहती हुई इधर फ्रीज हो जाती है। इम्प्योरिटीज को कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। वैसे भी हमने एलआरएफ वगैरह में जितना हो सके इम्प्योरिटीज निकाल दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो इम्प्योरिटीज जो भी रह गया है बॉडी ऑफ द स्टील में, वो निकल नहीं पाता। वो लिक्विड स्टील के साथ साथ ही सॉलिडिफाई हो जाता है। बट जब हम इनगट कास्टिंग करते हैं, सो लेट अस से दिस इज द बॉडी ऑफ द इनगट, और मे बी सिंपल करने के लिए लेट अस जस्ट so let us say this is the body of the ingot. इसमें स्टील भरा गया। so at present the whole steel is red hot and liquid. अभी उस दिन जो सब लोग थे नहीं, बट इसमें जो अपनी बात हो रही थी, this steel will start cooling from 3 directions. इधर से कूल होगा, इधर से कूल होगा, और इधर से कूल होगा।
सो जब आप इसकी कूलिंग देखेंगे, सो इफ आई लेट अस से इफ आई ड्रॉ स्टेप बाय स्टेप, इट्स गोइंग टू बी बोरिंग बट ठीक है. So in the first stage, the whole steel will be liquid. लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, मे बी आफ्टर 1 घंटा थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा. लेकिन सॉलिडिफाई कहाँ होगा? साइड में. तो यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड, और यहाँ पे एक हल्की सी पतली सी लेयर सॉलिड होगी ऊपर. लेकिन अधिकतर जो सॉलिड होगा वो होगा यहाँ. और ये जो स्टील है अंदर का, ये रहेगा तभी भी लिक्विड. और 1 घंटा मान लो बीत गया, तब क्या होगा? थोड़ा सा और सॉलिड हो जाएगा. थोड़ा सा और सॉलिड हो जाए. लेकिन अभी भी बीच का स्टील गर्म है क्योंकि वो साइड से ठंडा हो रहा है. तो हम उसको हिला तो रहे नहीं है, हमने उसको स्टेशनरी छोड़ दिया, तो अभी भी ये बीच का स्टील थोड़ा सा ठंडा है. और थोड़ी देर बाद बस थोड़ा सा ही स्टील अंदर का बीच का सॉलिड रह जाएगा, बाकी सब ठंडा हो चुका है. सो ऑल ऑफ दिस, ऊपर का कम और साइड का ज़्यादा, तो ये सब ठंडा हो चुका है. फिर मेरा पूरा का पूरा इनगट ही ठंडा हो गया. एवरीथिंग इज कोल्ड, पूरा का पूरा सॉलिड. पर ये होने में, ये पूरा टाइम होने में कुछ नहीं तो 10-12 घंटे लगते हैं. वो इनगट की साइज पे भी डिपेंड करता है. बड़ा इनगट हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा इनगट हो तो कम टाइम लगेगा. यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर मैं बेनिफिट बताऊंगा इसका. किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर. सो जब ये ऐसे धीरे धीरे साइड से ठंडा होता रहता है, द इम्प्योरिटीज विच आर देयर इन द बॉडी ऑफ द स्टील, जो पूरे पूरे स्टील की बॉडी में ऐसे रैंडमली फैले हुए हैं, छोटे छोटे इम्प्योरिटीज पार्टिकल मिक्स किए हुए हैं. ये क्या होता है? बिकॉज ऑल इम्प्योरिटीज आर लाइटर देन स्टील, दे स्टार्ट टू फ्लोट. ये स्लोली स्टील में जैसे बबल्स टायर के ऊपर आते हैं, वैसे ही ये टायर के ऊपर आना शुरू होता है. All impurities right from the bottom, it starts floating. So I'll go to the next stage. आप आपका धीरे धीरे बाहर की तरफ से ठंडा हो रहा है, और बीच की जो इम्प्योरिटीज हैं ये फ्लोट करके ऊपर जा रही हैं. बाहर से धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, और यहाँ की जो इम्प्योरिटीज हैं वो फ्लोट करके ऊपर आ रही है. ये जो 10-12 घंटे का टाइम है, जितनी देर में ये पूरा का पूरा सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, ऐसे नीचे से और साइड से, ये सारी इम्प्योरिटीज को उतना टाइम मिल जाता है कि वो सब फ्लोट करके ऊपर आके इकट्ठा हो जाए. अभी क्योंकि ये साइड से सॉलिडिफाई हो रहा है, इसलिए साइड में पहले, यहाँ पहले सॉलिडिफाई हो जाता है, बीच में लास्ट में सॉलिडिफाई होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज इस एरिया में होती है और धीरे धीरे कम. तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा कचरा है. पूरा कचरा मतलब यहाँ के स्टील में इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है. और ये बाकी की जो स्टील की बॉडी है, यानी ये जो बाकी स्टील की बॉडी है, ये मेरा रिलेटिवली क्लीन है, साफ है. क्योंकि इसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज थी वो पिछले 10-12 घंटे में तैर के, क्योंकि ऑल इम्प्योरिटीज आर ऑक्साइड्स, दे आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, दे आर लाइटर देन स्टील, इसलिए ये सारी इम्प्योरिटीज तैर के ऊपर पहुंच गई है इस एरिया में. जब इस इनगट को अभी अभी जब इस इनगट को
हम फोर्ज करके एक लंबा बार बनाएंगे अभी। अच्छा, और इसके बॉटम में भी क्योंकि हमने कास्टिंग पाउडर डाला था ना, कास्टिंग पाउडर एक ऐसी चीज़ है जो मैं शुरू में कह रहा था कि वो लिक्विड के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए दी जाती है, तो इसके बॉटम में भी थोड़ा सा ये सब कास्टिंग पाउडर का इम्प्योरिटी रह जाता है, और इस इनगट के टॉप वाले पोर्शन में भी यहाँ पर थोड़े से इंक्लूजन्स और इम्प्योरिटीज रह जाते हैं। सो नाउ दिस इज द इनगट। अभी इसको हम फोर्ज करेंगे या रोल करेंगे या कुछ तो करेंगे। सो हमने इनगट को लिया, इसको टिल्ट किया ऐसे, सॉरी ऐसे टिल्ट किया, और इसको फोर्ज करके ठोक पीट के लंबा बना दिया। यही करते हैं, रोल करके या फोर्ज करके इसको पीट के लंबा बना दिया। सो देन द क्वेश्चन कम्स कि ये जो यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज थी, यहाँ पर और यहाँ पर, विच मीन्स यहाँ और यहाँ, वो अभी यहाँ फैल गई। हमने इसको ऐसे बनाया ना, हमने इसको दबा के ऐसे लंबा कर दिया, तो दबा के लंबा करने के चक्कर में ये वाला पोर्शन यहाँ और ये वाला पोर्शन यहाँ, ये इम्प्योरिटीज थोड़ी सी फैल गई यहाँ पर। देन वी कट इट, इसको काट के फेंक देंगे, इसको काट के फेंक देंगे। दिस इज कॉल्ड टॉप डिस्कार्ड क्योंकि ये ऊपर वाले साइड का है, और दिस इज कॉल्ड बॉटम डिस्कार्ड। ये टॉप और बॉटम डिस्कार्ड करने के बाद जो ये बीच का पोर्शन बच जाएगा, दिस इज क्लीन। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन है ये वाला, ये बीच का पोर्शन है। क्लियर हुआ? क्योंकि इस स्टेज पे कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लो। यही ये पूरे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेसन में अगर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है तो उसमें से एक ही है, और बाकी 2 अभी तक आई नहीं है, बाकी 2 आनी बाकी है। पिछले 2 सेशन में हमने जो पढ़ाई की वो सब उतना काम नहीं आएगा जितना ये काम है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ प्लीज आस्क। Anybody has any questions? Please ask. Otherwise, I will ask. नो सर, अभी क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। कंटिन्यू कास्टिंग और ये बिल्कुल क्लियर हो गया उससे कॉन्सेप्ट ही। कंटिन्यू कास्टिंग में ये पॉसिबल ही नहीं है इसको इम्प्योरिटीज ऐसे निकालना सर, समझ गए? सर धर्मेंद्र, यस सर। हेलो। इनगट कास्टिंग में ऐसी क्या चीज हमने की जिससे उसकी इम्प्योरिटी बाहर निकल गई जो सीसी में नहीं निकल सकती थी? हमने क्या किया इनगट कास्टिंग में जिसकी वजह से इस स्टील की जो इम्प्योरिटी थी वो बाहर निकल गई लेकिन सीसी में नहीं निकल पाई? सर इनगट कास्टिंग में अपने है ना कूलिंग एक ढांचे में डाल के कूलिंग में दिया, स्टॉप किया, इसलिए तो सभी इम्प्योरिटीज ऊपर साइड आ गई, इसलिए वो निकल गए यहाँ से। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग में वो क्यों नहीं निकल के आई ऊपर? वहां भी तो हम एक ढांचे में डाल के कूलिंग ही कर रहे हैं। और सर ये जो हम कर रहे हैं, कंटिन्यू कास्टिंग में डायरेक्टली जो निकल रहा है स्टील वो सॉलिड होके निकल रहा है। तो हेलो। यहाँ पे हाँ। ये कंटिन्यूअस कास्टिंग में ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये फ्लोट करके क्यों नहीं निकल रही? ये भी तो फ्लोट करके निकल सकती हैं, क्यों नहीं निकल रही? नहीं सर, वो साथ में ऊपर भी लिक्विड एग्जैक्टली जो डाल रहे हैं वो साथ में निकल तैर के नीचे बिल्कुल के सही, साइड ही आती है। करेक्ट। इसीलिए क्योंकि ये अगर ऊपर निकलना भी चाहे तो भी ऊपर से हम स्टील डाल ही रहे हैं ना। अगर ऊपर से स्टील डालते ही रहेंगे तो निकल के जाएगा कहाँ? वापस स्टील के प्रेशर में घुस जाएगा अंदर।
क्योंकि ऊपर से तो कंटिन्यूअसली हम स्टील डाले ही जा रहे हैं, उसको तो शांत, कुछ भी चीज को फ्लोट करके निकलने के लिए उसको थोड़ा स्टेशनरी छोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो स्टेशनरी स्टील हो ही नहीं पा रहा, इधर से डाल रहे हैं उधर से निकल रहा है, कंटिन्यूअसली उधर से डाले जा रहे हैं और इधर से सॉलिड होके निकले जा रहे हैं। उसको हमने ये इनगट कास्टिंग में हमने जो ये 10-12 घंटे इसको स्टेशनरी छोड़ दिया है, शांत छोड़ दिया है बिना हिलाए, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो निकल पाता है। जबकि कंटिन्यूअस कास्टिंग में स्टील इज कंटिन्यूअसली मूविंग टॉप टू बॉटम, क्योंकि स्टील की मूवमेंट टॉप टू बॉटम हो रही है और ऊपर से हम डाले जा रहे हैं लिक्विड, डाले जा रहे हैं लिक्विड, इसलिए इम्प्यूरिटीज को तैर के बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। उससे पहले ही वो प्रेशर में नीचे आ जाता है और नीचे आते आते ठंडा होके सॉलिड हो जाता है। वेरी गुड। मनीष, यस सर। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। इम्प्यूरिटी है क्या एग्जैक्टली? एयर्स बबल्स वगैरह होते हैं जो, क्या होते हैं? एयर बबल्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह जो होते हैं, वो ऑक्सीजन जो पोर होकर जब पोर करने के टाइम पे डालते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन वगैरह जो एयर साथ में बबल आता तो है। नहीं होता है। जी सर। एयर बबल नहीं, कोई एक्सप्लेन करेगा इम्प्यूरिटी क्या होता है? Would anybody like to explain what is impurity? Surya, Yes, sir. what is impurity? थोड़ा मनीष को explain करो। Sir, it will react with oxygen and form as oxides. Suppose क्या? if it is aluminum, so it will हम्म, become aluminum oxide, AlO2. मनीष ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट फिर भी बताया तो। जी सर। जी हाँ, ये जी थोड़ा सर। मुश्किल होगा क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा केमिस्ट्री का सवाल आ जाता है। तो जी सर। हाँ, कोई भी चीज जब ऑक्सीजन बबल, एयर बबल वैसे रहता नहीं है। वो क्या कह रहा है कि जैसे अपने डिफरेंट मेटल्स डालते हैं, जैसे एल्यूमिनियम डालते हैं या जो भी आयरन तो है ही, एल्यूमिनियम डालते हैं, क्रोमियम निकल वगैरह डालते हैं, वो सारी चीजें हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट हो जाता है। जैसे हम अच्छा। बोलते हैं ना जंग लग गया लोहे में, लोहे में जंग कैसे लगता है? जो लोहे का जो लोहा है वो हवा के पानी और जो अपना पानी का भाप होता है हवा में, वाटर वेपर, वो पानी के भाप के साथ हवा के और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जंग बना देता है। जंग क्या चीज है? जंग एक्चुअली लोहा, आयरन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया वो हो गया जंग। कोई भी चीज, अगर जैसे कभी घर पे कॉपर के बर्तन यूज किए हो, कहीं पर भी कभी यूज किए हो? कभी जी देखा सर। है ऐसे? मैंने पूजा वूजा में भी कभी कॉपर के थोड़ा वो ना घाट वगैरह या जी कमंडल वगैरह लगता है। घर पे आजकल तो कोई कॉपर यूज नहीं करता, बट फिर भी जी। कॉपर जब प्योर एकदम फ्रेश कमंडल देखोगे ना, वगैरह। तो वो एकदम, हाँ कमंडल वगैरह, तो वो एकदम रेड शाइनी रहता है, रेड रहता है। लेकिन अगर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो थोड़े दिन बाद वो काला पड़ जाएगा, ब्लैक ब्लैक टाइप का हो जाता है, ब्राउन। काला पड़। क्यों? क्योंकि कॉपर के सरफेस का जो मेटल है वो वही हवा के ऑक्सीजन और वाटर वेपर से रिएक्ट करके वो काला हो जाता है। ये जो चीज है, ये जो जंग है या फिर ये कॉपर का जो काला है, ये सारी चीजें इम्प्यूरिटी है। वो एक्चुअली कॉपर से, अभी क्या कॉपर तो सॉलिड फॉर्म में, इसलिए समझ में नहीं आता क्या हल्का क्या भारी, लेकिन जंग जो है वो लोहे से हल्का होता है। जो कॉपर की जो ये काले काले वाले इम्प्यूरिटी की बात करो, अगर मान लो ब्लेड से तुमने वो ऊपर का काला थोड़ा स्क्रैच करके हटा दिया तो नीचे तुमको शाइनी रेड कॉपर फिर से मिलेगा। वही ऊपर का जो काला है वो भी कॉपर से हल्का होता है। अगर लिक्विड कर दिए तो वो चीज तैर के ऊपर आ जाएगी। ऊपर। अगर तुमने जंग लगे हुए लोहे को मेल्ट कर दिया तो क्या होगा? लोहा मेल्ट होके नीचे आ जाएगा और ये जो जंग है ये ऊपर तैर के आ जाएगा। वही चीज है इम्प्यूरिटी। तो लिक्विड जब स्टील जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो ऐसा नहीं कि लिक्विड है तो लिक्विड में जंग नहीं लग सकता। लिक्विड फॉर्म में भी जब वो इतना गर्म रहता है कि वो हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिक्विड जंग बना देता है, विच इज कॉल्ड दी ऑक्साइड, और वही ऑक्साइड तैर के ऊपर आ जाती है। अभी
सूर्य जो कह रहा था Al2O3 एंड ऑल दैट, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा केमिस्ट्री चाहिए, तो एवरीबडी विल नॉट हैव दैट नॉलेज, विच इज़ फाइन। कुछ डाउट हो तो बाद में पूछ लेना, मैं फिर समझा दूंगा। ओके सर। तो ठीक है, ये सब तो कर लिए, बट ये सब करने की वजह से वाई इनगट इज मोर एक्सपेंसिव देन सीसी रूट? हम बोलते हैं ना इनगट इनगट रूट का मटेरियल सीसी रूट के मटेरियल से ज्यादा महंगा है। अभी ये तो पता चल गया कि इनगट रूट का मटेरियल सीसी रूट के मटेरियल से ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया क्यों है, बेटर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर की इम्प्योरिटी कम है। कस्टमर पूछे बोले मैं इनगट क्यों लूं, तो तुम कम से कम बता सकते हो कि इनगट के अंदर की इम्प्योरिटी कम रहती है, क्योंकि इनगट जब सॉलिडिफाई होता है वो स्लो कूल होता है, और स्लो कूलिंग होते वक्त उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो फ्लोट करके बाहर आ जाती है, जो हम ये बाद में ऐसे इसको काट के फेंक देते हैं। जो टॉप का और बॉटम का जो पोर्शन है, ये जो इम्प्योर वाला पोर्शन है, इसको हम लोग काट के फेंक देते हैं और सिर्फ बीच का क्लीन वाला पोर्शन यूज करते हैं। इसीलिए आपको जो मटेरियल मिलता है वो एकदम क्लीन रहता है, जबकि सीसी में ऐसा कुछ नहीं होता। जो इम्प्योरिटीज है वो है, उसके साथ ही बनती है। सर ये एक डाउट सर मेरा। बोलो बोलो, डाउट, दैट इज होल ऑब्जेक्टिव। हाँ सर, वो जो टॉप और बॉटम डिस्कार्ड कर रहे हैं ना सर हम लोग, तो वो कितना लेंथ तक हमको कैसे पता चला? मतलब ये इम्प्योरिटी इतना लेयर इतना एमएम तक रहेगा, क्योंकि विजुअली तो नहीं देख सकते। या विजुअली नहीं दे सकते, सो दैट इज व्हाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ R&D हैज गॉन इनटू कौन से एरिया में कितना इम्प्योरिटी है। एंड हम लोगों ने टेस्ट, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ स्टील मिल्स हैव डन दिस टेस्टिंग, एंड इट इज फाउंड that in the top usually 8% and in the bottom usually 7% discard is ideal. It varies from grade to grade, ओके but this is the industry average. ये top से maybe now in some, जितना ज़्यादा complex grade होगा उतना ज़्यादा discard ज़्यादा चाहिए. If it's a very simple grade like EN90, then maybe we can give it 5 to 6% discard on top and maybe 4 to 5% discard at bottom. If it is a more complex grade, then the discard required is more. ओके So there are industry standards. So or it will vary from ingot design to ingot design also. But on an average, it is 15%. 12 to 15% is the both put together. So bottom discard प्लस टॉप डिस्कार्ड दोनों मिला के अराउंड 12 to 15% 12 to 15% डिस्कार्ड होता है। ऑलमोस्ट हाफ हाफ, टॉप में थोड़ा ज्यादा, बॉटम में थोड़ा कम। या so coming back to the original question, why is ingot root material more expensive? 100 dia rolled EN41 भी बना रहे हैं। 100 dia rolled ingot rolled बनाया तो 12-20 रुपया ज्यादा महंगा, और सीसी रोल्ड बनाया तो सस्ता। क्यों? ऐसा कुछ होता नहीं है, वो जैसा पोर होता है वैसे ही ब्लूम्स बना के करते शायद में भी। हेलो हेलो, हाँ सॉरी मेरा कॉल आया था तो हेलो, हाँ सर, हाँ बोलो। या कोई बताएगा सर व्हाई शायद व्हाई ये तो इसमें इम्प्योरिटी बोलो क्यों महंगा क्यों है? एक तो कम है, उसमें के लिए हम लोग को कंज्यूमिंग टाइमिंग ज्यादा है सीसी का प्रोसेस से और इंगट का प्रोसेस में, और मतलब इंगट का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो एक पंगा ये हो गया कि सीसी तुम्हारा जल्दी बनता है, इनगट बनने में टाइम लगता है, तो आप उतना ही मेहनत करके कम मटेरियल बनाते हो, इसलिए आप उसका प्राइस ज्यादा लेते हो। सीसी बनाना इजी है, जल्दी जल्दी बन जाता है, तो इसलिए उसका आपका टाइम कम लगता है, इसलिए आप उसका कम लेते हो प्राइस, क्योंकि आपका आउटपुट ज्यादा है। ठीक है, डिस्कार्ड पोर्शन है वो भी सीसी में रहता नहीं है, वो डिस्कार्ड पोर्शन वगैरह निकालने का वगैरह वो भी एक वेस्टेज भी है अपने लिए, तो शायद उसके लिए भी वो महंगा होगा। परफेक्ट, क्योंकि वो यही दो मेन रीजन है। दिस इज द एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर। एक सेकंड होल्ड करना, जस्ट दरवाजा बंद करना।
Yeah, so these are the two main reasons कि why ingot is more expensive. एक तो ingot का process slow है, तो आप एक दिन में जितना सीसी रूट मटेरियल बना के रेडी कर सकते हैं वही उतना ही मटेरियल बनाने में इनगट रूट से आपको मे बी 1.5 days या 2 days लग जाएगा. तो इनगट का आउटपुट स्लो है, तो क्योंकि आपका आउटपुट स्लो है इसलिए आपकी टोटल प्रोसेस की एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए इनगट महंगा है. दूसरा ये, जैसा मनीष ने एग्जैक्टली कहा, हमने कहा ना 12 to 15% मटेरियल तो हम फेंक ही दे रहे हैं, डिस्कार्ड ही कर रहे हैं. एक सेकंड, करण सर कॉल कर रहे हैं, जस्ट 1 सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना. या सर, नहीं सर सब रेडी है, मुझे सिर्फ ये जोगेंद्र क्या बोलते हैं, गुड लक का फाइनल साइज आई डू नॉट हैव, अदरवाइज आई हैव द होल टेबल. 550 पेज है, ठीक है. नहीं नहीं, आई कैन सेंड इट इन 2 minutes. या राइट नाउ आई विल सेंड इट. ओके, ठीक है सर, ओके. हेलो. यस सर. सर आपका आवाज कट हो गया था. हाँ नहीं, बीच में करण सर का कॉल आता है, एक ही सेकंड जस्ट होल्ड करना. करण सर को एक मेल करना है, जस्ट होल्ड ना, मैं वो 2 मिनट लाइन पे रहो. आपस में कुछ डिस्कस करना है तो भी कर सकते हो. ठीक. या हेलो. एक क्वेश्चन मेरे को बोलना था. सूर्या, ये आपका जवाब क्या था अभी? साइकिल सर ने क्या रिप्लाई दिया था इसका? सर आपने क्या रिप्लाई दिया था इसका? जो सूर्या का क्वेश्चन था कि जो ये वेस्टेज रहता है ये वाला एक्स्ट्रा, तो उसमें हम लोगों को कैसे पता चलता है कि यूटी से थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि ये मेटल कट करना है यहाँ से अपना इतना, मतलब वेस्टेज नहीं, वो ग्रेड के हिसाब से एक स्टैंडर्ड परसेंटेज लेवल डिटरमाइन कर जाता है. मतलब ये ग्रेड पे 15% मैक्सिमम है, 12% है. नहीं तो उसके हिसाब से क्या वो है, लोग कई टॉप और सालों से बॉटम स्टील बना रहे हैं ना, तो पता चल जाता है मिल को कि एकम कितना परसेंट तक कितना ग्रेड में है. एकम यस सर. हाँ, 3 चीजें. एक तो यूटी इनिशियली जो टेस्ट किया जाता है वो यूटी से टेस्ट किया जाता है, या फिर सैंपल निकाल के भी टेस्ट किया जाता है, बट वो हर हीट के लिए फिर करते नहीं बैठते. थोड़े दिन 1-2 बार करने के बाद एक आइडिया आ जाता है कि कितना डिस्कार्ड करना चाहिए. सो दैट इज एन ट्रायल एंड एरर फेज. वो एक थोड़ा सा, मतलब जब मिल शुरू किया जाता है, या जब मान लो किसी ने नई स्टील मिल लगाई, तो शुरू के 3-4 इनगट निकाले, उसका प्रोसेस देखा, उसका टेस्टिंग किया, और फिर पता चल गया कि मेरे इनगट में इतना रहता है, मुझे इतना डिस्कार्ड, ऊपर से इतना डिस्कार्ड करना चाहिए, नीचे से इतना डिस्कार्ड करना चाहिए. बट एक बार वंस दैट इज डिसाइडेड, उसके बाद फिर हर बार टेस्ट नहीं करते बैठते. उसके बाद तो वो प्रोसेस सेट हो गया कि इतना डिस्कार्ड होना, ऑन एन एवरेज इतना डिस्कार्ड करना काफी है. दैट्स इट. या कंटिन्यू. और सर एक जो तीसरा रीजन था इसका यूटी का, जो सीसी रूट में रहता है सस्ता होने का, या मैं जस्ट आपसे पूछना चाहूंगा कि उसमें यूटी का भी रेस्ट्रिक्शंस रहता नहीं है ना, दैट्स व्हाई भी मतलब ये फिर इतना मतलब सस्ता होने का रीजन है उसमें कुछ इसका, इसके साथ में जो मैं बोल रहा हूँ मतलब कनेक्शन है? क्वेश्चन नहीं समझा. क्वेश्चन इज कि जो सीसी रूट रहता है, सीसी रूट में भी ये इंस्ट्रक्शंस रहता है कि यूटी ऐसा होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रहता. आई थिंक जब करण से बोल रहे थे कि उसमें यूटी का इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेगा इसका, हर जैसे इसका यूटी इतना रहना चाहिए लेवल पे. किसी भी स्टील का यूटी का रहता है. एनी ऑलमोस्ट ऑल स्टील विल कम विद अ मिनिमम यूटी गारंटी कि मुझे ये स्टील इतने यूटी रूट में चाहिए. अभी वो स्टील मैन्युफैक्चरर पे है कि वो ये बोले कि हाँ मैं सीसी रूट से भी आपको इतनी यूटी गारंटी दे सकता हूँ. सब देखो, अगर तुम्हारा एलआरएफ वीडी बहुत अच्छा है और उसी एलआरएफ और वीडी में ही तुमने स्टील को इतना क्लीन कर लिया, इतने उसके इम्प्योरिटीज निकाल लिए, इंक्लूजन निकाल ली, कि तुम कहो कि नहीं मेरा तो सीसी का मटेरियल भी बहुत क्लीन है, मुझे इनगट करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. इन दैट केस अगर आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, इन सीसी रूट से वो इन यूटी गारंटी दे सकते हो, तो अच्छी बात है, दे दो.
समझ गए, राइट। एनीथिंग एल्स? लेकिन यूटी गारंटी सबको चाहिए होती है। अगर जी सर, समझ गए। हायर यूटी गारंटी है तो कस्टमर को हम बोलते हैं यार तुमने बहुत ज्यादा यूटी गारंटी मांगी है, बहुत स्ट्रिक्ट है तुम्हारा। अगर इतना स्ट्रिक्ट करोगे तो फिर तुम्हें इनगट का मटेरियल लेना पड़ेगा, उसके लिए 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर कस्टमर का जी एप्लीकेशन सर, इतना क्रिटिकल है तो कस्टमर 20 रुपए एक्स्ट्रा देके ले लेगा इनगट का मटेरियल। जी सर। व्हाट एल्स? नो सर। और कोई क्वेश्चन? सर बोलो। सर ये जब साइड्स में जब ये इंगट कूलिंग होता है फर्स्ट, और ये साइड्स का तो इंगट से रिमूव नहीं करते हैं, टॉप बॉटम तो ठीक है, बट इनिशियली जो रॉ मटेरियल कूल हो रहा है वो साइड से हो रहा है। देन आफ्टर उसको हम लोग इंगट को ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं फ्लैट बार्स में या फ्लैट, तो साइड्स में सर कुछ इंक्लूजन नहीं रह जाएगा जो रहेगा ना। तो चलते हैं? इनगट बन गया मतलब ये थोड़ी कि 100% इंक्लूजन फ्री है, जरूर रहेगा, साइड्स में रहेगा। बट उसको ऐसा अपना आप जो हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं सर उसमें रिमूव करते हैं क्या, ऐसा मशीनिंग या टर्निंग ऐसा कुछ? नहीं, उसके लिए इसके बाद एक नहीं। नेक्स्ट स्टेप होता है विच इज कॉल्ड ESR। इसीलिए तो जन्म हुआ ESR का ये सर कि जी और सर, ये और क्लीन चाहिए। बट और क्लीन चाहिए। अगर और क्लीन चाहिए फिर जाना पड़ेगा ESR। और क्लीन चाहिए फिर चाहिए विम के बाद VAR, वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग। तो इसीलिए तो धीरे धीरे क्लीन बनाने का एक के बाद एक प्रोसेस हम लोग इन्वेंट करते रहे। ठीक है। और व्हाट एल्स? लेकिन एक चीज है, इनगट को जब फोर्ज किया जाता है, जब रोल किया जाता है, तब उसके सरफेस पे स्केल्स आते हैं। तो क्योंकि वो स्केल्स हमेशा सरफेस पे आते हैं तो स्केल्स के साथ भी वही सरफेस की जो कुछ इम्प्योरिटीज हैं वो भी निकल जाती है थोड़ी बहुत। ओके। ये भी स्केल्स स्केल हमेशा सरफेस पे आता है और वो स्केल अपने साथ कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज भी हटा के ले जाता है। नहीं, स्केल होता क्या है सर इसमें? स्केल कौन? कोई आयरन ऑक्साइड स्केल होता है गर्म लोहे का जंग, एज सिंपल एज दैट। इट्स रस्ट। यू मीन टू से जब वो फोर्जिंग करते हैं, फोर्जिंग के टाइम पे वो पट्टी से निकलती है वहां से, गर्म होता है जब वो। फोर्जिंग के टाइम पे नहीं, कोई भी स्टील प्रोडक्ट जब किसी भी तरह के हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस से जाता है तब उसके सरफेस पे स्केल जमा होता है, जो कि क्योंकि उसके सरफेस में हीटिंग होने की वजह से उसके सरफेस का एक पतला सा लेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुका होता है। इवन इन सॉलिड स्टेट में भी रिएक्ट कर चुका होता है। तो ये HNT में भी होता है कि मतलब? यस, HNT में बहुत होता है। HNT के बाद पूरे दैट्स व्हाई जो कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाता है, ये कह रहे हो ना? क्या? जो उसका मतलब जब हार्डन टेम्परिंग करते हैं वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसका थोड़ा सा खुरदरा सा लगता है वो। उसके ऊपर एक पतला सा थोड़े थोड़े वो पेड़ के जैसी छाले निकलती है ना, वैसी स्टील की छाले निकलती है वैसी। हाँ, राइट, वो देखा मैंने, राइट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्केल जनरेट नहीं होता। रोलिंग के बाद स्केल होता है, फोर्जिंग के बाद कुछ भी, सीसी के बाद हर किसी कोई जब भी स्टील किसी भी तरह के हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है तभी उसके ऊपर स्केल जम जाता है। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरे एक्चुअली मैंने सुना था कि जैसे HNT होता है, तेज जी भी बता सकते हैं कि HNT के बाद में कार्बन परसेंटेज चेंज होता है, मतलब इंक्रीज होता है। इज इट राइट और मतलब मैंने कुछ गलत सुना है? नहीं, इट इज रॉन्ग। HNT के बाद कार्बन परसेंट इंक्रीज नहीं होता, बल्कि जो सरफेस है उस सरफेस से किसी भी टाइप की हीटिंग प्रोसेस के बाद उसके सरफेस से कार्बन परसेंट कम होता है। दैट इज कॉल्ड डिकार्ब। रितेश, कैन यू एक्सप्लेन डिकार्ब? यस सर।
डीकार्ब लेयर स्टील सरफेस पे अगर सपोज ऑक्साइड से या ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा जब आप उसको हीटिंग करेंगे। अभी सपोज अपन HNT कर रहे हैं तो हीट करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन वो रिमूव करेगा सरफेस से। ठीक है, सपोज ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं आपका कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और वो रिमूव हो गया सरफेस, तो वो एक थिन लेयर में आ जाता है सरफेस पे स्टील बार्स के या फिर आपका फ्लैट जो भी, और वो प्रॉपर्टी अपना लूज कर देता है, जो स्टील का प्रॉपर्टीज जो हमको चाहिए अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। ये एक डीकार्ब कितने लेयर mm है। बोलो बोलो कंटिन्यू। हेलो। किसी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा है। यस सर। ये जस्ट 1 सेकंड। ये स्क्रीन पे बिलेट्स दिख रहे हैं रेड हॉट? जी सर। जी सर। सबको ये जो ऊपर ये जो काला काला लेयर बना हुआ है ना, दिस इज स्केल। ओके जी सर। ये रोलिंग करते वक्त ये स्केल्स झड़ जाएंगे। ये जो ऐसे जो ये देखो, अगर जब भी ये हैंडल होता है थोड़ा थोड़ा ये झड़ जाता है। ये जो काला काला इसके ऊपर फॉर्म हो रहा है सरफेस के ऊपर, दिस इज ऑल स्केल। और स्केल झड़ते हुए कहीं दिखेगा रोलिंग प्रोसेस में? यूट्यूब आई थिंक फोर्जिंग प्रोसेस में दिखता है, जैसे सब जो फोर्जिंग करता है वो। फोर्जिंग किसी भी जब वो फोर्जिंग करते हैं ना प्रेस के, वो तब देखा है मैंने निकलते हुए सर। फोर्जिंग में देखेगा जब वो इंगट को मतलब फोर्ज करना स्टार्ट करते तब उस टाइम पे। तब ठीक है, तो वो देखा जाए। स्टील इंगट फोर्जिंग। तो सर बिलेट पे अगर उस पे बिलेट के ऊपर हाथ से भी ऐसे करेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्केल है वो हाथ निकलता से? ही रहता है वो। ये यहाँ पे इसमें रहेगा। अगर अगर नॉर्मल अगर तुमने बिलेट पे ऐसे भी नॉर्मल ठंडा बिलेट अगर तुम मिल में जाके देखोगे साइड में पड़ा हुआ है तो दिखेगा तुम्हें। उसके ऊपर भी वो बात सही है। आई विल ट्राई टू सी इफ देयर इज, आई हैव फोटोज। और ठंडे ग्रे कलर का होता है वो, ठंडा तो ऊपर से दिखता है जो। हाँ, राइट, ये सही कह जस्ट रहे हो आप। अभी फोर्जिंग में एकदम शुरू में दिखेगा। रुको देखा जाए, यहाँ पे नहीं दिख रहा इतना। ये हैमर है सर, इसमें नहीं दिखेगा, प्रेस में दिखेगा वो। नहीं, हैमर में भी दिखेगा वो, तो भी नहीं। इनगट तो इनगट ही है सिर्फ। किसी भी ये जो तुम्हारा फ्लैंज बन रहा है इसमें भी तुम्हें इसमें भी स्केल जनरेट होता है। मैं बस ढूंढ इसमें तो बहुत दिखता है, सही बात है, सही बात है। फिर इसके बाद में आई थिंक जो ये करते हैं सैंड ब्लास्टिंग के लिए, ये वाला। अभी जस्ट 1 सेकंड दोबारा देखता हूँ। ये जो ऊपर काले काले जमे हुए हैं ये सारे स्केल्स ही हैं। अभी ये दोबारा ठोकेगा वो स्केल झरना शुरू होगा, साइड से झर रहे हैं। दोज आर स्केल्स। ये वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, साइड में है वो छोटी छोटी चीजें रहती है वो पतली पतली। हाँ, इसमें दिखेगा स्केल्स। जस्ट वेट, ये है स्केल्स। ऊपर जो दिख रहा है काला काला लगा वो सारी है स्केल्स। ये जो टूट टूट के गिर रहे हैं ऊपर के सरफेस पे, ये सारी जस्ट। हाँ, ये वाला मैं बोल रहा था।